हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे चौसर की, जॉफ्री चौसर की। बिकॉज अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि लिटरेचर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से मानते हैं। हालांकि चौसर से पहले भी बहुत सारे वर्क्स लिखे गए थे, बट जो इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हम मानते हैं या फिर किसी भी पेपर में अगर कुछ आता है तो उसमें जो टॉपिक होते हैं तो वो दे रखे होते हैं कि चौसर से कंटेम्प्रेरी तक, कि चौसर की एज से अब तक के जितने राइटर हैं वो सब उसके सिलेबस में होंगे। तो सबसे पहले हम चौसर को ही डिस्कस करेंगे। तो जो चौसर के वर्क हैं उन्हें 3 डिफरेंट पीरियड में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम चौसर की लाइफस्टाइल को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट हिज वर्क्स। किन लोगों से, किन वर्क से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने इस वर्क को लिखा है, हम वो भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चौसर वॉज बॉर्न इन लंडन इन 1340। हालांकि इस चीज़ पे बहुत सारी डिबेट है कि इनका जो बर्थ था वो 40 था या 40s के अराउंड था। तो 40 को हम कंसीडर कर रहे हैं, 30-40 में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर हु बिकेम अ पेज टू द डचेस ऑफ क्लैरेंस। पेज का मतलब होता है एज अ, जैसे कि एक टीचर होते हैं या फिर अलग अलग पोस्ट होती है, उसी तरीके से पेज भी एक पोस्ट होती है। तो ये डचेस ऑफ क्लैरेंस के वहाँ पर पेज का इन्होंने वर्क किया था। उसके बाद आता है कि उसके बाद, क्योंकि जो चौसर थे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, मतलब कि जितना टाइम इन्होंने स्पेंड किया अपनी लाइफ में, उस टाइम में इंग्लैंड में 3 अलग अलग रूलर्स थे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी भी जो राइटर है उसने 3 डिफरेंट रूलर्स को अपनी लाइफ टाइम में या फिर लाइफ स्टेज में देखा हो। लेकिन इनके टाइम पैसे था। जब इनका बर्थ हुआ था उस टाइम पे जो किंग थे वो एडवर्ड द थर्ड थे। जब ये मैच्योर हुए, मतलब कि एडल्टहुड में थे, तब जो किंग थे वो रिचर्ड द सेकंड थे। जब इनकी डेथ हुई तब जो किंग थे वो थे हेनरी द फोर्थ। तो इनकी लाइफस्टाइल में 3 डिफरेंट रूलर्स आए थे। तो बात करते हैं कि क्या हुआ जब 1337 था, उस टाइम पे 100 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया फ्रेंच और इंग्लैंड आर्मी के बीच में। तो चौसर जो थे वो बहुत ज़्यादा कोर्ट में, मतलब कि जो इंग्लैंड कोर्ट था उसमें इन्वॉल्व थे। किंग्स के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। तो ये इंग्लैंड से, इंग्लिश की तरफ से फ्रेंच वॉर में जाते हैं, 100 ईयर वॉर्स में जाते हैं। वहाँ पर इन्हें बंदी बना लिया जाता है। फिर जो किंग थे वो एक भारी रकम देकर या फिर जो हम बोल सकते हैं एज अ रिश्वत देकर इन्हें वापस वहाँ से लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इनके रिलेशन थे रूलर के साथ वो काफ़ी सही थे, क्योंकि ऐसे तो कोई भी इतनी बड़ी रकम दे के किसी को नहीं छुड़वाएगा। ही मैरिड फिलिपा। फिलिपा जो थी वो इनके एक फ्रेंड थे, जॉन द गॉन्ड। उनकी थर्ड वाइफ कैथरीन स्विनफोर्ड की सिस्टर थी। ये उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद ही सर्व द रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एज अ कोर्टियर एंड अ डिप्लोमेट। इन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक जर्नी करी है फ्रांस में और इटली में। और उस टाइम पे जब ये फ्रांस और इटली गए थे उसी टाइम पे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि इन्होंने उन लोगों के वर्क को पढ़ा, जैसे कि दांते को पढ़ा, पेट्रार्च को पढ़ा, बेकोशियो को पढ़ा, जिनके वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे। उस टाइम पे इटली में रेनेसांस स्टार्ट हो गया था, मतलब रिवाइवल ऑफ ओल्ड थिंग्स लाइक वो ग्रीक को, जो ग्रीक माइथोलॉजी थी उनसे वर्क लिख रहे थे, या फिर जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो उनको दोबारा से पढ़ रहे थे, उन्हें ट्रांसलेट कर रहे थे। तो ये वहाँ पर जब गए तो ये पेट्रार्च से, बेकोशियो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, दांते से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। जब ये वापस लंदन लौट कर आए तो इन्होंने उन्हीं के वर्क को ध्यान में रखते हुए सोचा कि ये बहुत सारी अपने वर्क को भी लिखेंगे। इनकी जो डेथ है वो होती है 1400 में। 1400 में इनकी डेथ हो जाती है और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में बरीड किया जाता है। तो वेस्टमिंस्टर एबी, जैसे कि आप में से आई थिंक 90% लोगों को पता होगा कि वेस्टमिंस्टर एबी एक ऐसा पोइट्स कॉर्नर है जहाँ पे बहुत फेमस पोइट्स को दफनाया जाता है, बरी किया जाता है। तो वहाँ पर इन्हें दफनाया गया था। तो चौसर की अगर हम बात करें कि वैसे क्यों फेमस है, तो इन्हें बोला जाता है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोल सकते हैं हम। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है। और साथ ही साथ इन्हें बोला जाता है अ प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट। अब प्लेजरिस्ट क्या होता है? जो चीज़ों को कॉपी करते हैं। प्लेजरिज्म मतलब आप चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। और इन्हें क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जब ये इटली गए तो इन्होंने बहुत सारे वर्क पढ़े, दांते के, पेट्रार्च के, बेकोशियो के। और उसके बाद जब इन्होंने अपने वर्क लिखे, जितने भी वर्क लिखे वो किसी ना किसी वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखे थे। इनकी टोटली अपनी इमेजिनेटिव पावर वो नहीं थी, इसीलिए इन्हें प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट बोला गया है। एंड एक और चीज़ है जो कि आई थिंक आप में से 10% लोगों को भी नहीं पता होगी, वो ये कि चौसर वॉज अ रेपिस्ट। इन्होंने एक लड़की का रेप किया था और उसके बाद इन्होंने कुछ कंपनसेशन देके, क्योंकि इनके जो फ्रेंड थे वो लॉयर थे, तो इन्होंने उस लड़की के फादर को
कंपनसेशन देके उस केस को बंद करवा दिया था। आप इस चीज़ को गूगल पे चेकआउट कर सकते। सो इनके जो वर्क है उन्हें 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अब हम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो इनके वर्क है फ्रेंच पीरियड में, इटालियन और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम फ्रेंच पीरियड के इनके वर्क की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस पीरियड का इनका सबसे फेमस वर्क है द रोमांस ऑफ द रोज़। अब ये भी इन्होंने खुद नहीं लिखा था। रोमन डेला रोज एक फ्रेंच वर्क था जिसे लिखा था डिलोरेस ने और डे म्योंग ने। इन दोनों का कोलैबोरेटेड वर्क था और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इन राइटर्स से और इनकी इस बुक से। उसके बाद इन्होंने अपनी द रोमांस ऑफ द रोजेस लिख दी। उसके बाद बात आती है द बुक ऑफ द डचेस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके एक फ्रेंड थे जिनकी थर्ड वाइफ से की बहन से इन्होंने शादी करी थी। तो उसी फ्रेंड मतलब कि जॉन द गॉन्ट की जो वाइफ थी डचेस ऑफ लैनसिस्टर, जब उनकी डेथ होती है तो चौसर उनकी वाइफ की डेथ पर एक एलिजी लिखते हैं और उसी एलिजी का नाम ये द बुक ऑफ डचेस रख देते हैं। इसके बाद इनके कुछ माइनर वर्क हैं जो फ्रेंच पीरियड में लिखे गए थे, जैसे कि ABC। ये एक 8 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है और जो ईच स्टैंजा है वो बिगिन होते हैं डिफरेंट अल्फ़ाबेट से। नेक्स्ट है इनका द कंप्लेंट इनटू पिटी। ये चौसर ने इसमें 7 लाइन स्टैंजा यूज़ किया है राइम रॉयल का। थर्ड है द कंप्लेंट ऑफ मार्स और जो फोर्थ है वो है क्वीन एनेलिडा। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये माइनर वर्क है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है मतलब कि ये इटली गए थे तो वहाँ का इनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था वो इस पीरियड में इनके वर्क्स में देखने को मिलता है। जैसे कि जो चौसर है ही विजिटेड इटली बिटवीन 1372 टू 1378 एंड केम इनटू कांटेक्ट विद पेट्रार्च एंड बेकोशियो। अब वो उन दोनों के कांटेक्ट में ट्रॉलियस एंड क्रेसिडा, आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, सो डोंट माइंड। तो ये जो वर्क था इन्होंने लिखा था ये एक लॉन्गेस्ट पोएम है चौसर की जिसमें 8200 लाइन्स हैं जो कि राइम रॉयल में लिखी गई है। और ये वर्क इन्होंने बेकोशियो का एक वर्क था फिलोस्ट्रेटो से इन्फ्लुएंस होकर लिखी है, मतलब कि उनके वर्क को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना इस वर्क को लिखा था। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वर्क ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इसी वर्क को कंप्लीट करते हैं रॉबर्ट हेनरीसन और इसीलिए उन्हें स्कॉटिश चौसरियन बोला जाता है, रॉबर्ट हेनरीसन को। अब नेक्स्ट है इनका जो इटालियन पीरियड का फेमस वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये एक एलेजी है जो कि 700 लाइन्स में लिखी गई है और ये इन्होंने इसलिए लिखी थी जो उस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया था इनके टाइम पे 3 डिफरेंट राजा थे। तो ये जब रिचर्ड द सेकंड की मैरिज हुई थी, उनकी मैरिड हुई थी एन ऑफ बोहेमिया से 1382 में, ये वर्क इन्होंने तब लिखा था उनके ऑनर में। ये एक मिक्सचर है एलिजी का, माइथोलॉजी का। अब नेक्स्ट है इसमें द हाउस ऑफ फेम। ये इन्होंने दांते के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी, द डिवाइन कॉमेडी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी। ये लिखी गई थी 1380 में और इस पे इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दांते का। नेक्स्ट है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1385 में। ये एक एलिगोरिकल है बुक और इसमें इनके पर्सनल सेंटिमेंट्स को मिक्सचर करके लिखा गया है। उस टाइम पे जो क्वीन थी, द क्वीन ऑफ बोहेमिया, उन्होंने इन्हें कहा था, इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको एक बुक लिखनी है जिसमें आपको एक वुमेन को, गुड वुमेन को ना दिखाते हुए एक साइंशियस और फिकल माइंडेड वुमेन को शो करना है। तो इटालियन पीरियड में इनके ये वर्क थे। अब बात आती है थर्ड टाइम पीरियड की, जिसमें से जो वर्क है उनसे हम सब फेमिलियर हैं, जो है इंग्लिश पीरियड। अब इंग्लिश पीरियड आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखना स्टार्ट कर दिया 1388 के अराउंड में। ये एक बुक है जो कि 29 पिलग्रिम्स को इंक्लूड करती है। इसमें जो पोइट है उनको इंक्लूड करके 29 थे जो सभी मिलते हैं एक बार में जिसका नाम था टाबार्ड इन साउथ वॉक में। और ये सब कहीं जाने वाले हैं, मतलब कि जिस कैंटरबरी पे जाने वाले हैं, श्राइन पे जाने वाले हैं, वो है थॉमस बेकेट की। आपने थॉमस बेकेट के बारे में मर्डर इन द कैथेड्रल जो इसे एलिट ने लिखी है उसमें ज़रूर पढ़ा होगा। ये सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, जॉली मूडेड हैं और ये सब सोचते हैं कि हर एक पर्सन, मतलब कि 29 जा रहे हैं और हर एक पर्सन जाते टाइम 2 स्टोरी सुनाएगा और जब वो वापस आएंगे तब 2 स्टोरी सुनाएगा। और इसका रीज़न क्या था, ताकि जो लोग हैं वो बोर ना हो रास्ते में, तो इसीलिए हर पर्सन अलग अलग स्टोरी सुनाएगा। और ये बोला गया था कि जिसकी भी स्टोरी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी उसे फ्री मील दिया जाएगा, मतलब फ्री में वो खाना खा सकता है जितना चाहेगा उतना। तो कैंटरबरी टेल्स जो कि बहुत फेमस है, इसमें 29 नाइट्स हैं और
24 टेल सिर्फ कंप्लीट हुई थी, क्योंकि उससे पहले ही चौसर की डेथ हो गई कि वो सारी कंप्लीट कर पाए। तो इसमें सिर्फ 24 टेल्स हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जाता है अगर मैं वैसे बात करूँ तो। और पिलग्रिम में अगर मैं ऐड करूँ तो जैसे नाइट है, योमन है, नन है, मॉन्क है, फ्रायर है, और भी बहुत सारे हैं। सबका आपको स्क्रीन पे सारे नाम दिख जाएंगे। तो जो चौसर की एज है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दूसरी बात ये भी है कि जब चौसर की डेथ हुई, मतलब कि 1400 पे, उसके बाद जब 15th सेंचुरी का लिटरेचर स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे 15th सेंचुरी में कोई भी अच्छा वर्क पब्लिश नहीं हुआ, कोई भी ग्रेट वर्क पब्लिश नहीं हुआ, या फिर इस टाइम पीरियड को बैरन एज भी बोलने लग गए, क्योंकि किसी ने भी कुछ अच्छा वर्क प्रोड्यूस नहीं किया, सिर्फ एक वर्क को छोड़ के, जो कि है मॉर्टी दी आर्थर, जिसे थॉमस मार्लो ने लिखा है। और आई होप कि आपको चौसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और जो कि आपको नहीं पता था, जैसे कि ही वॉज अ रेपिस्ट होंगी, और शायद ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।